फोकस करो एडिटोरियल्स को पढ़ने में, और जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, आप ये देखो कि भाई मेन आइडिया क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज बिल्डिंग अ रीडिंग हैबिट। तो आप कोशिश करो वो वर्ड्स लिखने की जो थोड़े टफ है, ताकि आप नए वर्ड्स ऐड करते हुए जाओ। अगर आपके पास और भी टाइम है या स्पेस है तो आप एक सेंटेंस भी बना लो, बेशक dwindle। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश सेक्शन ऑफ द क्लैट की आता कैसा है पेपर में, व्हाट इज द पैटर्न। ओके, फिर प्रिपेयर कैसे करें, क्या टिप्स होनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम देखेंगे पिछले 3 साल में कैसे पेपर आए हैं, क्या पैटर्न चेंज रहा है, क्योंकि हमें हमेशा पिछले साल के 5 साल, मतलब पिछले जो 5 साल है उनके पेपर देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। So that is also a very very important aspect. The most important thing for you right now is building a reading habit. Okay, और वो रीडिंग हैबिट कैसे बिल्ड करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए। मैगजीन्स पढ़ें, फिक्शन नॉवेल्स पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लिटरेचर बहुत पसंद है एंड दे आर इनटू रीडिंग। ओके, सो फिक्शन नॉवेल्स पढ़ें, नॉन फिक्शन नॉवेल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। व्हाट शुड यू रीड। अभी देखो आपके पास 4 महीने बचे हैं, ठीक है। आपको पांचों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। आपको लीगल करनी है, आपको लॉजिकल। मैम अभी भी टाइम है बुक्स पढ़ने का, बताती हूँ, रुको। तो देखो, अभी आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में लीगल है, लॉजिकल है, मैथ्स है, ठीक है, जीके है और इंग्लिश भी है। अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी बिल्डिंग हैबिट, आप अपनी रीडिंग हैबिट को बिल्ड करेंगे थ्रू अ नॉवल, ये मेरे हिसाब से अभी के लिए इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ओके, क्योंकि 4 महीने बचे हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं मैनेज कर सकते हैं तब क्या करना है। आपको जो सबसे बढ़िया सोर्स जो आपके लिए अभी है ना, वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर वेरिड टॉपिक्स होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स होती हैं कि मैम न्यूज़पेपर पढ़े तो कैसे, क्या टॉपिक्स कवर करें, कैसे करना है। देखो, अगर आपसे अभी, अगर जैसे मैं बताती हूँ, जो बिगिनर होता है वो अगर न्यूज़पेपर लेकर बैठता है तो भाई 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी करना है तो हाउ टू डू दिस। अब क्लैट के पेपर के लिए ना सिर्फ रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन जरूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने की भी बहुत जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि आपने 400 वर्ड्स पढ़ने के लिए एक पैसेज पे 15 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, फिर तो गया भाई, हो ही नहीं पाएगा क्लियर, राइट। तो वो जो टाइमली प्रैक्टिस है उसकी भी बहुत जरूर प्रैक्टिस करनी है, वो आपको देखना है। 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे। अच्छा स्वर्णा, मैम 2 आवर्स की रीडिंग तो मस्त है ना, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। यस, इट इज गुड इनफ। देखो, अभी मैं बताती हूँ इसको कट शॉर्ट कैसे करना है, ठीक है, और ध्यान से सुनो। आपको व्हाट डू यू हैव टू डू इज, जो आपका पेपर होता है ना न्यूज़पेपर, आप बाकी सब सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सीधा एडिटोरियल पर। आप एडिटोरियल पर ध्यान दो, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ते समय आप वर्ड्स देखो, किस किस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं नए। मैम 2 आवर्स है ना स्कूल के साथ, नहीं है ना स्कूल के साथ। ओके, अदिति इलैबोरेट, व्हाट आर यू सेइंग। ओके, तो देखो अभी यू पीपल, द बेस्ट सोर्स फॉर यू इज न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं तो भाई वहां पर वेरीड टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत टॉपिक्स है। आपके पास कुछ भी है, जैसे नेशनल है, इंटरनेशनल है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, कोई भी नई इन्वेंशन हो गई है उससे रिलेटेड है। तो कितने सारे टॉपिक्स कवर होते हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर इज द मोस्ट डायनेमिक थिंग आई हैव सीन। ओके, एंड with school I don't have 2 hours only to read. ओहो मैम, इसको तो सेक्शनल टेस्ट से चेक कर सकते हैं ना स्पीड कितनी है, एंड देन रिड्यूस करें अपने टाइम को। अपूर्व, दिस इज द राइट वे। सेक्शनल टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट्स, लेकिन उससे पहले आपको एक रीडिंग हैबिट भी तो चाहिए ना। रीडिंग हैबिट के बिना आप कैसे कर पाएंगे, 3 घंटे आप रीडिंग हैबिट के बिना कैसे सस्टेन कर पाएंगे। क्लास में नॉलेज के लिए देखो, जो एडिटोरियल्स है ना वहां पर नॉलेज, ओपिनियंस, ये सब चीजें होती हैं। आप फोकस करो एडिटोरियल्स को पढ़ने में, और जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, आप ये देखो कि भाई मेन आइडिया क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, क्या सजेशंस दी हैं, क्या आप ना, और डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो किन चीजों को, फैक्ट्स को ओपिनियन से, ठीक है। आप टोन समझने की कोशिश करो कि ऑथर कहना क्या चाहते हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, एनालिटिकल है, एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है,
क्या डिस्कस क्या डिस्कस रहे हैं, इन सब चीजों पर फोकस करो। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज बिल्डिंग अ रीडिंग हैबिट, and you can read newspaper, magazines, novels, academic articles, and you have to improve your speed and the comprehension ability. Okay, people say read as much as you can, but does that really help? If you're not understanding the things, if you're not doing it by time bound thing, then you won't be able to do well. ओके, वो टाइमली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. व्हाट इज एडिटोरियल न्यूज इन न्यूज़पेपर? जब आप न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर कौन से रेफर करने हैं? द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन करता है आप वो देख लीजिए. जब आप न्यूज़पेपर पलटते हैं ना आदित्य, तो बीच में ना आपके पास एक पोर्शन आता है, वहां पर ना आपके पास ओपिनियंस होते हैं. बहुत लर्नड एरुडीट पीपल होते हैं भाई, वो लिखते हैं आर्टिकल्स और हम वो सब पढ़ते हैं ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, जानने के लिए कि क्या हो रहा है आसपास. ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्पीड भी बढ़ानी है. यस, बढ़ानी है. ओके, अब आप, अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी, एल्केमिस्ट बाय पोलो कोएल्हो, देन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एनिमल फार्म, देन जेन, ये ना क्लासिक लिटरेचर है. जेन आयर, हार्ड टाइम्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द ग्रेट गैट्सबी. उसके बाद अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, यू कैन गो विद मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड बाय अगाथा क्रिस्टी, या एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी अगेन, गर्ल ऑन द ट्रेन. देन literary fiction, if you want to read, I will say read Beloved. Okay, that is my first preference. Diverse voices, last year is namesake se there was something, right, literature mein, so that is also one thing that you need to see. Abhi baat karte hain vocabulary build karne ki. This is the most important section. Okay, अगर कई बार क्या होता है, हमारे पास जो पैसेज होता है ना, हमको वो तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन उसमें वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि भाई कैसे क्या करना है. राइट, वी गेट सो कंफ्यूज्ड कि मतलब ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का और हम समझ ही नहीं पाते हैं. तो कैसे हैंडल करना है? जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ. जैसे भाई आपने एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, और वो आर्टिकल पढ़ते टाइम आपके पास बीच में वर्ड्स आ गए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं. आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो कि भाई ये वर्ड्स है मेरे पास और मेरे को ये वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं. अब आपको करना क्या है? ठीक है, एक तो आई वांट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स टू बाय अ स्मॉल डायरी. ओके, and keep that diary with you always in your pockets. Okay, get a pocket diary. Okay, I'm going to ask you people in the next class also ki have you people bought a diary? Okay, so buy a new diary everyone, very very important. अभी उस डायरी में करना क्या है? उस डायरी में सबसे पहले ऊपर लिखना है वोकैबुलरी डॉट. ओके, अब उस डायरी के अंदर हम लोग वोकैबुलरी करेंगे. ऑलराइट, और आपको वो दिन में 3 से 4 बार रिव्यू करनी है. अभी हम डिस्कस करते हैं करना कैसे है इसको, हाउ टू गो अहेड विद दिस स्ट्रैटेजी. अभी सबसे पहले मैं आर्टिकल की बताती हूँ. जैसे अभी आप लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप स्टक हो गए हैं एकदम आकर कि बीच में क्या वर्ड आ गया है, कैसे समझे? तो देखो, एक तो ऑप्शन है आप उसी टाइम रुको डिक्शनरी में देखो. लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना, आप उसी टाइम रुककर डिक्शनरी में चेक करने के लिए चले जाएंगे, तो आपका फ्लो टूट जाएगा, वो मोमेंटम टूट जाएगा. तो आप कोशिश करो जो वो वर्ड है उसको कॉन्टेक्स्ट में समझो. ठीक है, आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो वो वर्ड है उसका पैराग्राफ को लेकर क्या मीनिंग है, क्या कंटेक्चुअल मीनिंग आ रहा है. ठीक है, और आफ्टर यू फिनिश द आर्टिकल फिर आप गूगल करो. ओके, अभी जैसे 2 वर्ड्स आपने कर लिए, आप अपनी डायरी उठाओ, अपनी डायरी के अंदर वो वर्ड लिखो. ठीक है, वो वर्ड लिख लिया है अब आपने, अब उस वर्ड का मीनिंग लिखो. मीनिंग लिखने के बाद उसके 2 एंटोनियम्स लिख लो, 2 सिनोनियम्स लिख लो. ठीक है, ये आपको करना है अभी. दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गो अहेड फॉर वोकैबुलरी. आप एक डायरी खरीदे, डायरी खरीदने के बाद आपको उसके अंदर वोकैबुलरी लिखनी है. अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि भाई बीच में एक वर्ड आ गया है ड्विंडलिंग प्राइसेस कुछ ऐसे करके. अब आप कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई व्हाट इज ड्विंडल, व्हाट इज ड्विंडलिंग. तो आपको कैसे लिखना है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, कि जैसे आपकी आपकी जो भी डायरी है उसमें आप ऊपर लिखिए ड्विंडल, DWINDLE, dwindle. Now, what is the meaning of the word dwindle? Dwindle means to decrease, right? Dwindle means to lessen, to reduce. Okay, so write these words: to reduce, to lessen,
और जैसे अगर आपको पता है कि भाई मेरे को ना ये वर्ड जो रिड्यूस है ये बहुत इजीली पता है, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मेरे को ड्विंडल का जैसे कोई टफ वर्ड ढूंढना है, ठीक है, तो आप तब क्या करेंगे, आप तब उसको कैसे हैंडल करने वाले हैं, राइट। जैसे अभी आपको पता है कि भाई ड्विंडल का मतलब डिक्रीज है, लेसन है, रिड्यूस है, ठीक है, अभी जैसे आपने पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आया, यू लुक फॉर इट्स मीनिंग, यू राइट इट इन देयर, अभी आपको सिनोनियम लिखना है, आपको पता है रिड्यूस तो बहुत इजी वर्ड है, तो आप कोशिश करो वो वर्ड्स लिखने की जो थोड़े टफ हो, ताकि आप नए वर्ड्स ऐड करते हुए जाओ। जैसे कोई वर्ड है डिमिनिश, शायद आपको डिमिनिश का मतलब नहीं पता हो, तो राइट डिमिनिश, ओके। आप आपने सिनोनियम्स लिखे हैं, सिनोनियम्स लिखने के बाद अब आप लिखे एंटोनियम्स, ठीक है, जैसे ड्विंडल का एंटोनियम क्या होगा, डिक्रीज का एंटोनियम क्या होगा, इंक्रीज, ओके, सो व्हाट कुड बी द एंटोनियम, सम टफ वंस, ऑगमेंट, after augment the next could be increase, then aggravate, exacerbate। आप ऐसे कर कर अगर जैसे आप अपनी जो डायरी है उसके अंदर दो सिनोनियम्स दो एंटोनियम्स लिख लेते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। और अब आप कोशिश करो, अगर अगर आपके पास और भी टाइम है या स्पेस है, तो आप एक सेंटेंस भी बना लो बेशक ड्विंडल से, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये सेंटेंस में यूज कैसे करना है, राइट। So this is the best strategy to go ahead for vocabulary, and this is a tested strategy. Abhi I was talking about timetable, everyone. So there are going to be two timetables, okay, one for class 12th, and then there is going to be one for the dropper students, okay। So how do you manage that? अभी जो बच्चा 12th में है उसको कुछ चीजें जो ध्यान में देनी है, सबसे पहले स्कूल की टाइमिंग्स, आपको स्कूल भी जाना है और स्कूल के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो स्कूल में आप 7 से 8 घंटे देते हैं, आपको घर आने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड एफर्ट करना है, और आपको सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, ठीक है। जो आप जैसे स्कूल में अगर मैं एफर्ट्स की बात करूं, जो 12th में है अभी, उसको 20 to 30% एफर्ट अपना स्कूल पर ही रखना है, बाकी जो है उनको अपना एफर्ट 70% का एफर्ट अपना क्लैट पर डालना है, ठीक है। अभी हाउ टू गो अहेड, जो आपके 4 से 5 घंटे ना, इसमें सबसे पहले आप 1 घंटा दो न्यूज़पेपर रीडिंग को। अब आप न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड द एडिटोरियल्स, ओके, इस चीज पर आपको फोकस करनी है। इसके बाद अब आपके पास आप जैसे दो सब्जेक्ट्स को लेकर चले कि भाई आज मैं 1 घंटा कवर करने वाली हूँ इंग्लिश, ठीक है, और मैं 1 घंटा कवर करने वाली हूँ फॉर एग्जाम्पल लीगल, ओके। अभी ये आपने 1 1 घंटा दे दिया, फिर आप आधे घंटे में इसके क्वेश्चंस करो, आधे घंटे में इसके क्वेश्चंस करो, और आधा घंटा उसको एनालाइज करो, और आधा घंटा इसको एनालाइज करो। यहाँ आपके 5 घंटे खत्म हो जाते हैं। If you are doing this much with consistency, then you will do well in your paper, okay। एक there is अभी दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हार्ड वर्क, देयर इज अ स्टूडेंट, वो बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़े जा रहा है, बेटे हार्ड वर्क से ना सब कुछ नहीं होता है, आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है, इसीलिए बोला जाता है प्रूडेंट वर्क इज नेसेसरी to clear any paper, okay। So you need to look forward to prudent work, जहाँ पर स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों है। आपको सिलेबस देखना है, पैटर्न समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, फेमिलियराइज करना है अपने आप को, और फिर उसके बाद एक पैटर्न बनाना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है, जिसको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है वो है रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग हैबिट बाकी सभी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग हैबिट के टाइम पर यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग इतने डिस्टर्ब्ड हो गए हैं ओके इन दिस वर्ल्ड कि हम क्या करते हैं, हमने एक लाइन पढ़ी, दिमाग में थॉट्स आ गए हैं कुछ 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 कुछ, ठीक है, वापस आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, फिर आपने पढ़ना शुरू किया, ओह 10 मिनट पढ़कर वापस डिस्ट्रैक्टेड, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन पर फोकस करनी है, राइट। और मैं ना एक अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सजेशन देती हूँ कि बेटे वी आर एक्चुअली अ जनरेशन ऑफ 2 मिनट मैगी जनरेशन, जहां हमको लगता है ऐसे 2 मिनट में चीजें कर लेंगे हम, वो नहीं होता है, ठीक है।
हर चीज में टाइम लगता है। तो ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैंने आज रीडिंग स्टार्ट की है तो कल मेरे को कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे से समझ में आई। नहीं, वो रीडिंग हैबिट बिल्ड करने में बेटे आपको कम से कम 21 से 22 दिन लगने ही लगने हैं, ठीक है, क्योंकि हैबिट को 21 दिन लगते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो 20 से 21 दिन आपको लगेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, और एक और चीज, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूंगी आप अभी अगर पॉसिबल हो सकता है तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे, ठीक है। आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम, आफ्टर योर एग्जाम यू जॉइन बैक सोशल मीडिया, नो प्रॉब्लम्स। अभी के लिए टेक अ ब्रेक एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। दिस इज व्हाट आई दिस इज व्हाट आई सजेस्ट मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। अभी जैसे दिस इज द प्लान फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, जहां पर न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, एडिटोरियल पर ध्यान दे लिया है, एडिटोरियल के बाद इंटरनेशनल न्यूज पर ध्यान दे लिया है, जो भी जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, वॉर्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, रशिया ने ज्वाइन किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, चाइना का डोमिनेंस क्या है, वॉर स्ट्रैटेजीज क्या है, व्हाट इज इजराइल स्ट्रैटेजी, व्हाई इज इट अटैकिंग, all these things are very important. Ma'am, to avoid distraction from mobile, yes, you need to avoid all the distractions right now so that you can focus on your studies. अब बात करते हैं ड्रॉपर की, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और घर पर है। देखो आपके पास तो बहुत टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। अब आपको एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन डालने की जरूरत है। तो आप कम से कम 10 घंटे, मैं बोलती हूँ 8 से 10 घंटे आप अपनी प्रिपरेशन को दो। अभी जो बच्चा, आपके पास यहाँ पर एडवांटेज क्या है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो आपको करना क्या है, शुड वी कंप्लीट एवरीथिंग इन न्यूज़पेपर? नो, मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ एवरीथिंग। आई जस्ट रीड जैसे जो भी हेडलाइंस है वो, अगर मुझे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ना अच्छा टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। आपको ये नहीं देखना है कि भाई तुम्हारी गली में चोरी हो गई है, इस डाकू ने इसको मार दिया, ये कर दिया, ये सब नहीं देखना है आपको, ठीक है। आपको फोकस करना है एडिटोरियल पर, इंटरनेशनल न्यूज पर। ये दो चीजें हैं जो आपको नहीं मिस करनी है। सबसे पहली चीज एडिटोरियल्स, ओके, दोनों साइड अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप पेज चेंज करते हो तो आगे आता है इंटरनेशनल न्यूज, बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर पे लिखा होता है, वो इंटरनेशनल न्यूज कवर करो, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको कि क्या चीजें हो रही हैं। एडिटोरियल में पता चल गया नेशनल सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल में पता चल गया इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, और ये दो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जाने में, ठीक है। अभी जो बच्चा ड्रॉपर है, आप 8 से 10 घंटे दो बेटे। बेटे पीडब्ल्यू की बुक्स आपको अगस्त या सितंबर तक मिल जाएंगी, ठीक है। अभी आपको आगे क्या करना है, ड्रॉपर को आप 1 से 2 घंटे दो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को, क्योंकि देखो आपके पास ना बेटे टाइम बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं न्यूज़पेपर को, ठीक है। आपको फोकस करना है एडिटोरियल्स पर, एडिटोरियल्स के साथ साथ आपको फोकस करना है इंटरनेशनल पर, और बाकी आप हेडलाइंस पढ़ो। हेडलाइंस पढ़कर अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है आप वो देखो। अब ये पढ़ते टाइम आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। आपको ये देखना है कि बेटे क्या मेन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, क्या मेन आइडिया है, किस चीज की बात की गई है, क्या फैक्ट्स गिवन है, फैक्ट्स और ओपिनियंस में क्या डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या टोन है, किस इंटेंशन से कह रहे हैं ये। अभी आपके पास टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पर तो ये जो 12th क्लास का स्टूडेंट है ये 2 सब्जेक्ट कर रहा है, आप कोशिश करो आप 3 सब्जेक्ट्स कवर करो, जिसमें आप 1.5 आवर्स किसी भी टॉपिक को दो, आधा घंटा उसके क्वेश्चंस करो, आधा घंटा उसको रिवाइज करो। ऐसे आप अपने 3 स्लॉट्स लगाओ, ठीक है। और बेटे देखो एक चीज और बताती हूँ मैं, ये ना एंजाइटी होती है बच्चों में कि एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लेते हैं, कवरिंग एवरीथिंग every day. That is not possible. Okay? Too many cooks spoil the broth. Understand that. Very, very important. एक और, आपका ना देखो लॉन्ग टर्म गोल तो क्लियर कर कर एनएलयू ज्वाइन करना है, लेकिन अभी उस लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो बनाने पड़ेंगे, है ना। तो जो भी आपकी नोटबुक है, डायरी है, रात को सोने से पहले एक बार लिख कर सो कि कल मुझे क्या करना है, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर एनालिसिस। दूसरी चीज, जैसे आज मैंने इंग्लिश और लीगल कर ली है, तो कल मैं करने वाली हूँ लॉजिकल और जीके, ठीक है। ये दो करने वाली हूँ चीजें मैं। अब इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लास देखनी है, मेरी ऑनलाइन क्लास है, मेरे को वो क्लास देखनी है, मेरे बैकलॉग्स है, मेरे को वो भी कवर करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे को 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेने हैं इसके, और फिर उसके बाद एनालिसिस भी करना है, और मेरे पास टाइम बच जाता है तो मैं सेक्शनल टेस्ट भी कर लूंगी। ऐसे करके मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी, ओके। तो ऐसे आप अपने 3 स्लॉट्स दो, जो भी बच्चा ड्रॉपर है, ओके, और अपने जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको कवर करो।
एक और चीज जो बेटे मैं बताती हूँ सबको, वो है रिविजन। ओके, अभी रिवीजन का क्या फायदा है? सबसे पहले आपको ना एक बैलेंस क्रिएट करना है। जो भी आपने नए टॉपिक पढ़े हैं और जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं, अगर इन दोनों के बीच में एक अच्छे से बैलेंस नहीं हो पाएगा ना, तो आप नहीं अच्छा कर पाओगे। PYQ 2024 लेकर आई हूँ, अभी हम ये डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, अभी कॉम्प्रिहेंशन पर आने से पहले हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आंसर नहीं बताने हैं अभी, ओके, नोबडी इज गोइंग टू टेल मी द आंसर्स राइट नाउ। Next question is, which of Jane Austen's novels is known for its social commentary? So what are the words used there? Social commentary and witty portrayal of romance. Okay, understood. अभी मैं erase कर देती हूँ इनको, ठीक है, because we are also going to come back. The next important thing that you have is romantic poets mentioned in the passage known for celebrating nature. Okay. The next important question is, what is the title of the Virginia Woolf novel for its modernist narrative style? Okay. The next question is, identify the 20th century novel mentioned in the passage that provides a warning against or about the dangers of totalitarianism. Okay. Next, what are the highlights of the passage as the enduring power of the English literature? Now you people have read the question, so आपके दिमाग में ना keywords तो आ ही गए हैं कि भाई क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी पैसेज करना कैसे है? सबसे पहली चीज, जब भी आप पैसेज करेंगे, टेक अ पेंसिल इन हैंड, ओके, और आप नोट मेकिंग, जैसे एक तो होता है नोट मेकिंग, एक होता है मैपिंग। नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना, छोटे 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 नोट्स बना लिए। एक होता है मैपिंग, आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं, आपको वो करते हुए जाना है। जो पहली लाइन है पैराग्राफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता चलेगा बात किस चीज की हो रही है, ऑथर्स की टोन पता चलेगी। अभी हम पैसेज रीड करना स्टार्ट करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू अ नोट मेकिंग साइड बाय साइड, ठीक है। नोट मेकिंग इन अ मैनर ऑफ मैपिंग, ओके। पूरा पूरा नहीं लिखेंगे हम ऐसे जैसे बच्चे करते हैं ना, अलग अलग कलरफुल पेन से ऐसे पूरी नोटबुक बांट दी है, लिख दी है पूरी की पूरी बुक, ऐसे कैसे कॉपी कर दी है उस नोटबुक में, वो नहीं करना है हमको। हम सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे ताकि हमको पता चल जाए। अभी देखो, हमें एक 2 या 3 मिनट की रीडिंग से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा ना हो कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बार बार पैसेज पर जाना पड़े, ठीक है। इसीलिए हम मैपिंग करते हैं। हम पैराग्राफ के साइड में या लाइंस के साइड में लिख देते हैं कि भाई इधर ना इस चीज के बारे में बात हुई है, ताकि जब बाद में क्वेश्चन पढ़े तो हम उस तक आ सके, उस पैराग्राफ तक आ सके, ठीक है। तो अभी एवरीवन, यू पीपल विल सी है कि the first line says, now I'm going to read and do mapping side by side. English literature is a vast and diverse field that has left an indelible mark on the world of letters. Now, some of you would face problem in understanding the word indelible. So try to understand it using the context. Okay. Indelible mark on the world of letters. From the eloquent plays of William Shakespeare to the complex novels of Jane Austen and the profound poetry of William Wordsworth, English literature offers a window into human experience. या किस चीज की बात की गई है? इंग्लिश लिटरेचर की बात की गई है, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द ल्यूमिनरीज, अब अगेन अ टफ वर्ड, some of you might not know it, right? So what is luminaries? Context से समझते हैं। One of the luminaries of the English literature is William Shakespeare, often hailed as the greatest playwright in the history of English language. His works, including Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, are celebrated for their exploration of human nature, love, ambition, tragedy. Okay, अभी हम इसको नोट मेकिंग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर किसकी बात की गई है हमारे पास? यहाँ पर मेरे पास बात करी गई है विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? सबसे पहले ग्रेटेस्ट प्ले राइट का खिताब दिया गया है इन्हें। अब इनके कौन कौन से काम हैं जो बहुत फेमस हैं? एक तो हेमलेट है, हेमलेट के बाद मैकबेथ है, मैकबेथ के बाद रोमियो एंड जूलियट है, ठीक है। और इनकी क्या इंपॉर्टेंट खास बात है कि ये ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट, हिज कैरेक्टर्स सच एज टॉर्मेंटेड, अगेन अ टफ वर्ड,
What is the meaning of the word torment? Hamlet and the star-crossed lovers Romeo and Juliet continue to captivate. Another word, captivate readers and audiences worldwide. अभी हमने एक पैसेज पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास पहली लाइन में बात की गई है कि भाई इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर है, वो बहुत डाइवर्स फील्ड है और उसने एक इनडेलिबल मार्क छोड़ दिया है लोगों पर. ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लेटर्स मींस लिटरेचर बेसिकली. ओके, तो अब किस किस ऑथर की यहाँ बात की गई है? विलियम शेक्सपियर की बात की गई है, जेन ऑस्टन की बात की गई है, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की बात की गई है. अब हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की, जिनको क्या बोला गया है? ग्रेटेस्ट प्ले राइट बोला गया है. कौन कौन सी नॉवेल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट? हेमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट. और इसके अंदर जो इनके टॉर्मेंटेड हेमलेट है और इनके रोमियो है और जूलियट है, वो रीडर्स की अटेंशन को कैप्टिवेट करते हैं. तो यहाँ पर हमने 4 वर्ड्स नहीं सीखे जो आप अपनी डायरी में लिखेंगे. पहला वर्ड है इंडेलिबल, दूसरा वर्ड है ल्यूमिनरीज, तीसरा वर्ड है टॉर्मेंटेड और चौथा वर्ड है कैप्टिवेट. ठीक है, अभी हम आएंगे इन वर्ड्स पर भी वापस. अभी पैसेज करते हैं. अभी आपके पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें देखो क्या मेंशन्ड है. The 19th century ushered in a new era of literary giants. Okay, next, Jane Austen's novel. Which novels of Jane Austen? यहां से इस पैराग्राफ में मेंशन कर दिया गया है जेन ऑस्टन का. अब जेन ऑस्टन की कौन कौन सी नॉवेल्स की बात की गई है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी. You know why did I tell you people to read questions before? Because the psychology of mind says कि अगर हम उसको पहले से कोई चीज बता देंगे ना, तो फिर वो उस पैराग्राफ के अंदर ना उसी चीज को देखने के लिए भागेगा. ठीक है, so now your mind is going to be, searching for what you just read in the questions, those keywords. Next, provide incisive. Now another tough word. What is incisive? Social commentary through lens of wit and romance. अब यहाँ पर किस चीज की बात की गई है कि भाई वो सोशल कमेंट्री दे रहा है किस पर? विट और रोमांस पर. अब ऑस्टन्स हीरोइंस लाइक एलिजाबेथ बेनेट एंड एलिनोर डैशवुड remain beloved literary figures known for what are those things in which they are known for? Intelligence and resilience. You people see the word resilience? Very, very important word. Again, a tough word. And I'll tell you something. In CLAT 2020 or CLAT 2021, the word resilience came. Okay. So what is resilience, everyone? Write its meaning. The Romantic era brought forth poets. Anyone? What is the meaning of the word resilience? Okay. I'll tell, but after patience, content, somewhat, stamina, perseverance. Okay. The word actually means metal. Your ability to, counter change. That is resilience. The Romantic era brought forth. Now, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? जेन ऑस्टन की. हम बात कर रहे थे प्राइड प्रेजुडिस की, सेंस सेंसिबिलिटी की और उसकी हीरोइंस की, जो क्या देती हैं? विट और रोमांस के बारे में बात करती है. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रोमांटिक एरा पोइट्स के बारे में और राइटर्स के बारे में. सबसे पहले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. फिर कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज. अब यहाँ पर से किसकी बात होनी शुरू हो गई है? यहाँ से बात होनी शुरू हो गई है रोमांटिक पोइट्स की. कौन कौन है रोमांटिक पोइट्स? सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ. इनके अलावा और कौन कौन है? सैमुअल टेलर कॉलरिज. ठीक है. अब who celebrated the beauty of nature? Oh my god, what are they talking about? Beauty, nature, emotional intensity of the individual. Wordsworth, I wandered lonely as a cloud, and Coleridge, the rhyme of ancient mariner, are testament to the power of the written words to evoke profound emotions and imagery. Moving towards 20th century. Now we are going to talk about another author. Okay, so English literature continued to evolve. Another word, what is evolve? Change for better. Next, Virginia Woolf's groundbreaking novel, Mrs. Dalloway, explored. Here again, we are talking about another writer. What's the another writer? Virginia Woolf. She's actually a feminist and she has written, wonderful essays. A Room of One's Own, very, very famous. Explored the inner thoughts and lives of its characters with a modernist narrative style. Now, again, very important.
We are overtold that she uses modernist narrative style. Next, dystopian. Again, a tough word. What is dystopia? You people have read a word dystopia. What is utopia? Utopia is everything imaginary, good. The direct opposite of it is dystopia, everything bad. Okay, dystopia visions as seen in George Orwell's. Again, here again we are talking about another author. So here we talked about George Orwell. And what are we talking about? His book. What is the name of the book? 1984. Provided stark warnings about the dangers of totalitarianism and the erosion of individuals' freedom. Right? So, in the first paragraph, we read about William Shakespeare, the greatest playwright. And in the next, we read about Jane Austen. Then we read about romantic poets. And then we did Virginia Woolf. And then later on, George Orwell. Okay. Abhi, when you people are just starting reading and reading newspaper, you can also do one thing, and that is after you read a paragraph, no, you start to summarize it, because it is going to help you, improve your understanding as well as your retention. Okay, so very important. Now moving to the third paragraph. Today, English literature is a global phenomena transcending borders and languages. Indian authors like Arundhati Roy, okay, which novel? The God of Small Things, won prestigious international literary awards. The book not only explores intricate, what is intricate? Another tough word, family dynamics, but also delves into broader socio-political landscape of India. Very important here. We are talking about Arundhati Roy. And in Arundhati Roy, we are told about the socio-political landscape. In summary, English language is a testament to enduring power of storytelling. Enduring power of storytelling and written word. It encompasses an array of authors, themes, styles. Very good. What are we told here in this? We are told over here about English literature, where we are told how authors, themes, styles have come together, and it is captivating and inspiring readers across the world. You have understood the passage? Now, if you have any questions, you can ask before I proceed to the questions. Any questions, anyone? Okay. Moving ahead, the first question. Who is often regarded as the greatest playwright in the history of English language? Let's go back. I wrote here William Shakespeare, greatest playwright. So we'll check it. It's written here that William Shakespeare is the greatest playwright. That's the answer, everyone. So the answer for this question is William Shakespeare. Next. Which of the Jane Austen's novel is known for its social commentary and witty portrayal of romance? Here we are asked about Jane Austen. Let's go back. Jane Austen हमने यहाँ पढ़ा था. अभी देखो ये इंपॉर्टेंस है भाई मैपिंग की. आपने मैपिंग कर लिया है ना, अभी आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो लाइन देखनी है जहाँ जेन ऑस्टन है. जेन ऑस्टन नॉवेल्स क्या है? प्राइड, प्रेजुडिस, सेंस सेंसिबिलिटी, सोशल कमेंट्री, विट एंड रोमांस. अभी हमने देख लिया है यहाँ पर किस किस नॉवल की बात हुई है. मेरे पास यहाँ पर बात हुई है किसकी? सेंस सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस है? नहीं है. सेंस सेंसिबिलिटी है. Who are the romantic poets mentioned in the passage, known for celebrating nature and intense human emotions? Let's go back. यहाँ था यार romantic poets का, है ना? तो यहाँ पढ़ो. The romantic era brought forth poets like William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. Right? So we have understood who are the two poets. William Shakespeare? No. Virginia Woolf? No. George Orwell and Samuel Taylor Coleridge? Samuel Taylor Coleridge, yes, but George Orwell? No. William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge? Yes. But is there any other option in which these two names are mentioned? No. So this is again incorrect. I say, जब भी हम लोग English में करते हैं ना, the best way to go ahead and find an answer is actually eliminating the options. So you need to know the grounds of elimination. Yeah, but the question is direct informational, but it is not always going to be direct, right? It is going to be analytical as well. So we need to focus on that portion also. What is the title of Virginia Woolf's novel known for its modernist narrative style? Let's go back and
Here we read, right? We wrote here Virginia Woolf. So let's read. What is the novel? Groundbreaking novel, Mrs. Dalloway. Right? So what is the novel? It is Mrs. Dalloway. Is it Pride and Prejudice? No. Is it 1984? No. Is it God of Small Things? No. It is Mrs. Dalloway. Next. Identify the 20th century novel mentioned in the passage that provides a warning about dangers of totalitarianism. We read George Orwell, right? And in George Orwell, we read 1984. So that's the option. Now, what does the passage highlight as the enduring power of English literature? Okay, very, very important question. अभी English literature की क्या enduring power है? Its ability to win. यहाँ पर ना you have to use your brains and यहाँ पर comprehension helps. Its ability to win awards. क्या हमें passage के अंदर awards के बारे में बात की गई थी? हाँ, एक टॉपिक था जब बात की गई थी कि भाई अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अवार्ड मिला है. क्या बाकी सभी ऑथर्स का अवार्ड से कोई ताल्लुक था? नहीं, राइट? सो दिस कैन नॉट बी करेक्ट. यूज लॉजिक. नेक्स्ट. The diversity of its themes, authors, and styles. Yes, they were talking about how they are encompassing, an array of styles, authors, and everything. So yes, could be. I can consider it, but I need to know the other options also. What if in one option they are talking about, यहाँ पर यही option है, लेकिन एक मेरे पास D option ये आ जाता, the diversity of themes, author styles captivating readers' attention. वो बेटर ऑप्शन था, राइट? फिर मैं उसको चूज करती. इसीलिए चारों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है. नेक्स्ट. इट्स एबिलिटी टू कैप्टिवेट. व्हाट इज कैप्टिवेट? गेन अटेंशन. व्हेन यू हुक समवन, जैसे अभी मैं बोलूं कि भाई अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं and it has captivated my attention. So what does it mean? It has attracted me, right? Catching the attention. Yes, attracting me, basically. Its ability to captivate and inspire only British readers. Was there any mention of British readers? No. Right. So incorrect. This word. Next. The decline of storytelling. No, they were rather talking about how it is, augmented. Right. So the answer is going to be B. So that would be all, everyone. We'll meet soon. And your homework is vocabulary, and you have to write to synonyms, antonyms, and read newspaper. Right. Bye bye, everyone. Take care.